हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए आज हम लेक्चर नंबर 2 देखते हैं जिसमें कि हम एनवायरनमेंट को कवर कर रहे हैं पीएमएफआईएएस से। तो लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम सक्सेशन एंड होम्योस्टेसिस। ये जो फंक्शन है इकोसिस्टम का, उसके अंदर में क्या होता है, एक तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम देखेंगे और इकोसिस्टम का डेवलपमेंट, होम्योस्टेसिस या जिसको साइबरनेटिक या फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म बोलते हैं, या जो एनर्जी फ्लो होता है थ्रू द फूड चेन, या न्यूट्रेंट साइकिलिंग जो होती है, बायोलॉजिकल बायोकेमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जिसको आप बोलते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, ये एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कम्युनिटीज़ है, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ की किसी भी एक एरिया में वो रिप्लेस होती हैं, चेंज होती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। और ये ऐसा होता क्यों है, क्योंकि लार्ज स्केल चेंज देखा जाता है, डिस्ट्रक्शन दे रखा जाता है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि पहले डायनासोर वगैरह होते थे, फिर वो डायनासोर का मतलब पूरी तरीके से अस्तित्व ख़त्म हो गया, या पहले जो हम होमोसैपियंस जो आज हम ह्यूमन हैं, उससे पहले हमारे अलग अलग तरीके के हमारे रूप होते थे। ठीक, नियंदरथाल वगैरह इस तरीके से। ठीक, लास्ट में जाकर हम होमोसैपियन बने, तो एक चेंज देखने को मिला, ये रिप्लेस हुए काफ़ी चीज़ों से। तो ये जो एक सक्सेशन है, तो इसी को एक इकोलॉजिकल सक्सेशन बोला जाता है। ओके, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। सक्सेशन जो है वो एक डायरेक्शनल चेंज होता है वेजिटेशन में और इकोलॉजिकल टाइम स्केल पे। ये जो प्रोसेस है ये इन्वॉल्व करता है एक प्रोग्रेसिव सीरीज चेंज की एक कम्युनिटी में, जो कि रिप्लेस करती है अनदर को अनटिल अ स्टेबल मिक्सचर, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप। जब तक कि ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक कोई एक मतलब स्टेबल कम्युनिटी ना बन जाए या एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना डेवलप हो जाए। ठीक, जो फर्स्ट प्लांट है जो कि कॉलोनाइज करता है किसी भी एक एरिया को, इसको पाइनियर कम्युनिटी बोलते हैं। और जो फाइनल स्टेज होती है सक्सेशन की, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। मतलब जस्ट लाइक जैसे ये एक स्टार्टिंग एज है यहाँ पे सक्सेशन की होने की, फिर दूसरा कुछ चेंज आया, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा, यानी कि जो सबसे लास्ट में एकदम क्लाइमेक्स पर पहुंचे, इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसको पाइनियर कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे इसका डायग्राम होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो इसको ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, यानी कि लंबे समय तक टिके रहते हैं। मतलब ऐसे समझ लो जो हम ह्यूमन्स है वो हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैं। और ये जो स्टेज है, जो ये स्टेजेस हैं, उससे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंचते हैं। और इसी को हम सक्सेशनल स्टेजेस या सीरीज़ बोलते हैं, SERES, सीरस या सीरीज़, जो भी आप बोलना चाहें। जो ट्रांजिशनल कम्युनिटी है ये फॉर्म होती है एंड रिप्लेस होती है ड्यूरिंग सक्सेशन, और इसी को हम स्टेज इन सक्सेशन बोलते हैं, सीरियल कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। सक्सेशन जो है वो करेक्टराइज करा जाता है फॉलोइंग मेथड से, जस्ट लाइक जैसे अगर आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं, शिफ्ट देखने को मिल जाए न्यूट्रिएंट्स का रिजर्वेयर से, ये इंक्रीज़ हो जाए डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ देखने को मिले कॉम्प्लेक्सिटी में फूड वेब्स के। सक्सेशन जो है वो होता है फास्टर उस एरिया में जहाँ पे जो मिडिल लार्ज कॉन्टिनेंट होते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सीड्स होती हैं प्लांट्स की, वो बिलोंग करती हैं डिफरेंट सीड्स को, और वो फिर बाद में रीच करती हैं मतलब एक फास्टर लेवल पे। ठीक, जस्ट लाइक जैसे इसमें दिखा रखा होगा, जैसे पहले जो है वो एक बेयर रोक है, बेयर रोक से लाइकन्स बने, लाइकन से स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड लाइकन्स डेवलप हुए, फिर ग्रासेस डेवलप हुई, पेरेनियल्स, फिर वहाँ से शेड इंटॉलरेंट ट्रीज डेवलप हुए, फिर उसके बाद में शेड इंटॉलरेंट ट्रीज वगैरह। एक ये क्लाइमेक्स स्पीसीज़ है। बीच की जो थी इंटरमीडिएट स्पीसीज़ थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ डेवलप होना प्लांट वगैरह का, वो पाइनियर स्पीसीज़ थी। ठीक, यह है प्राइमरी सक्सेशन एक तरीके से। प्राइमरी सक्सेशन वहाँ होता है जहाँ पे एरिया, जिस एरिया में कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है पहले, बाद में ये धीरे धीरे डेवलप हुई है। ठीक, ये जो एरिया हैं जस्ट लाइक जैसे रॉक आउटक्रॉप या न्यूली फॉर्म डेल्टाज हो गए, या सैंड ड्यून्स हो गए, या ये जो इमर्जिंग वोल्केनो आइलैंड हो गया, लावा फ्लोज हो गया, ये ग्लेशियल मोरेन्स हो गए। ठीक, ये स्लोप्स जो कि एक्सपोज कर दिए जाते हैं लैंडस्लाइड के द्वारा। ओके, और जो ये प्राइमरी सक्सेशन है वो टेरेस्ट्रियल साइट पे होता है, और जो ये न्यू साइट है वो फर्स्ट कॉलोनाइज करी जाती है फ्यू हार्डी पाइनियर स्पीसीज़ के द्वारा। जस्ट लाइक जैसे अभी आपको दिखाया था माइक्रोब्स, लाइकेंस, मोएसिस के द्वारा। जो पाइनेट्स ओवर अ फ्यू जनरेशन ये ऑल्टर करते हैं हैबिटेट को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के थ्रू। ठीक, हैबिटेट भी ऑब्वियसली आता है ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि नई स्पीसीज आ गई, नई स्पीस आ गई तो उसका अलग एक हैबिटेट होगा, तो इसके हिसाब से हैबिटेट डेवलप हो जाता है।
तो इसमें 2014 का यूपीएससी का क्वेश्चन है कि जो लाइकन्स हैं वो कैपेबल होते हैं इनिशिएट करने का इकोलॉजिकल सक्सेशन का इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो वो लाइकन्स जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किस किस का, तो आपको बताना एल्गे या बैक्टीरिया, एल्गे है फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी, या फंगी एंड मॉइस। तो इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि एल्गे एंड फंगी का ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अभी रिलेशनशिप के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये जितने भी सारे हैं, ठीक, इतना ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो लाइकन्स है वो एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि कंसिस्ट करता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गे एंड फंगी के, फंगी जो कि प्रोवाइड करता है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स एल्गे को, और इन रिटर्न एल्गे प्रोवाइड करता है फूड। तो कुल मिला के सिंपल ऐसे समझ लो ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब ये होता है एक दूसरे पर निर्भर हैं ये। बाकी अभी ये जितने भी रिलेशंस हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है। 2011 में एक क्वेश्चन आया था कि इन नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। यानी कि आपको बताना है नेचर में इनमें से कौन सा सर्वाइव करता है सरफेस पे विदाउट सॉइल। तो फर्न, लाइकन, मॉश या मशरूम। तो इसका जो आंसर है 2 एंड 3, लाइकन एंड मॉश, तो ये सर्वाइव करता है। जो पाइनेट्स होते हैं थ्रू देयर डेड्स एंड डीके, वो क्या करते हैं, पैचेस को लीव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के, जिसके अंदर जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो जीवित रह पाते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करा जाता है इन पायनियर स्पीसीज के द्वारा, वो प्रोड्यूस करती हैं ऑर्गेनिक एसिड्स अपने डिकम्पोजिशन के समय, ठीक, ओके। और फिर उनसे ही रिलीज़ होते हैं न्यूट्रिएंट वगैरह, और जो ऑर्गेनिक डेब्रीज होते हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं पॉकेट्स एंड क्रेविसेस में, और वो प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और वो प्रोवाइडिंग सॉइल एंड पॉकेट्स एंड क्रेविसेस प्रोवाइडिंग सॉइल वेयर सीड्स कैन बी लोडेड एंड ग्रो। मतलब वहाँ पे आप कोई भी किसी भी चीज़ का सीड लगा सकते हैं, ठीक। ऑब्वियसली आते मिट्टी को ये ऑर्गेनिक डेब्रीज वगैरह प्रोवाइड हो गए। तो न्यू कंडीशन may be conducive for the establishment of additional organisms that may be subsequently arrive at the site. As the community of organism continues to develop, तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स एंड कंपटीशन इंक्रीज होता रहता है, बट उसी समय पे जो कुछ न्यू निश अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप भी होती रहती है, और जो पायनियर स्पीसीज है वो डिसअपियर हो जाती है हैबिटेट कंडीशंस में चेंज होने की वजह से, या इन्वेजन हो जाता है न्यू स्पीसीज़ का, ठीक। और इसकी वजह से रिप्लेसमेंट भी हो जाता है जो प्रीसीडिंग कम्युनिटी रहती है उसका। ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक सक्सेशन, तो जो सक्सेशन है इनिशियली अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन प्लांट्स है वो ग्रेटर क्वांटिटी में होते हैं, जिसकी वजह से उनको ऑटोट्रोपिक सक्सेशन बोला जाता है। एंड जहाँ पर हेटरोट्रोप्स जो कि ज़्यादा होते हैं ग्रेटर क्वांटिटी में, तो उनको हेटरोट्रोपिक सक्सेशन बोला जाता है। सेकेंडरी सक्सेशन यानी कि ये एक सिक्वेंशियल डेवलपमेंट है बायोटिक कम्युनिटीज़ का, कंप्लीट होने के बाद या कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो पहले एग्जिस्टिंग कम्युनिटी थी उसका, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन हो गया जो कि पहले से कोई कम्युनिटी वहाँ पे ऑलरेडी थी, ठीक, ओके। आगे देखते हैं। और अगर आप देखते हैं तो एक जो मैच्योर और इंटरमीडिएट कम्युनिटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है नेचुरल इवेंट्स की वजह से, जैसे कि फ्लड्स, ड्राउट, फायर्स या स्टॉर्म्स की वजह से, या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया जाता है एग्रीकल्चर या ओवर ग्रेजिंग की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो अब लैंड जो अबेंडेंट हो जाता है, और ये फर्स्ट इन्वेट करा जाता है हार्ड ग्रासेस के थ्रू, और ये सर्वाइव हो पाती है बेयर और सनबेक्ड सॉइल में। और जो टॉल ग्रासेस हैं वो हर्बेसियस प्लांट में शोन जॉइन दीज ग्रासेस, और ये डोमिनेट करते हैं इकोसिस्टम को कुछ सालों के लिए अलोंग विद मीस, रैबिट्स, इंसेक्ट एंड शीड ईटिंग बर्ड्स के साथ। इवेंचुअली जो कुछ ट्री हैं वो आते हैं इन एरियाज़ में, और कुछ जो हैं मतलब जो बीज हैं इन पेड़ वगैरह के वो विंड या एनिमल्स के थ्रू आ जाते हैं, एंड ओवर द ईयर्स एक फॉरेस्ट कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एंड जो अबेंडेंड लैंड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डोमिनेटेड कर लिया जाता है ट्रीज़ के द्वारा, और वो फिर धीरे धीरे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक। डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन में? तो जो प्राइमरी सक्सेशन है और जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो मतलब प्राइमरी सक्सेशन जो है वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जो सेकेंडरी सेशन है वो स्टार्ट होता है एक वेल डेवलप्ड सॉइल पे जो कि ऑलरेडी फॉर्म होती है साइट पे, और सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो रिलेटिवली फास्टर होता है। ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन अगर देखेंगे
तो जिस टाइम पे लिविंग इनहेबिटेंट्स होते हैं कम्युनिटी के, इट सेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन, और इस प्रोसेस को ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। वाइल जो चेंज है वो ब्रोट अबाउट बाय आउटसाइड फोर्सेस, उसको एलोजेनिक सक्सेशन, यानी कि जो कोई भी लिविंग इनहेबिटेंट कम्युनिटी जो वहाँ पर रह रही है वो खुद से कुछ चेंज लेके आए, ठीक। यानी कि लिविंग इनहेबिटेंट ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ ब्रिंग अबाउट सक्सेशन, यानी कि चेंज इन द सेंस कि वो सक्सेशन लेके आए, तो उसको ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। या कोई भी मतलब कोई भी इस तरीके का चेंज आउटसाइड फोर्सेस के कारण होता है तो उसको एलोजेनिक सक्सेशन बोलते हैं। 2013 में क्वेश्चन था कि ग्रास लैंड में जो ट्री हैं वो रिप्लेस नहीं करते हैं ग्रासेस को एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इंसेक्ट एंड फंगी, लिमिटेड सनलाइट, या पोसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, वाटर लिमिट्स एंड फायर, या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि वाटर लिमिट एंड फायर की वजह से। तो जो ग्रास हैं वन गुड ट्रिक टू मोनोपलाइज अ प्लेस, मतलब वो मोनोपलाइज कर देते हैं, ठीक, एक प्लेस को। ड्राई सीजन में जो ग्रासेस हैं वो ड्राई अप हो जाती हैं और उसके जैसे फायर लग जाती हैं, और जो कि डिस्ट्रॉय कर देती हैं अदर प्लांट स्पीसीज को भी एंड सीड्स को भी। और तो ये क्या है, ये ऑटोजेनिक सक्सेशन है। और जो ग्रास लैंड है वो डेवलप हो जाता है रीजन में, और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल वगैरह हो जाती है, ठीक, मतलब रेनफॉल जो है वो कम हो जाती है कई बार, और जिसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ है वो अचीव नहीं हो पाती है। और कई बार जो फॉरेस्ट जो होते हैं वो कई बार क्लाइमेक्स कम्युनिटी में पहुंच जाते हैं मोस्ट इकोसिस्टम में। एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो ग्रासेस हैं वो फॉर्म करते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी थैंक्स टू फायर एंड लैक ऑफ वाटर। जो ग्रासलैंड्स हैं वो ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है वंस डिफोरेस्टेशन वाटर स्कार्स एरिया गिव्स वे टू ग्रासलैंड्स। जो बायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम को ड्राइव करता है ऑटोजेनिक सक्सेशन, ओलोजेनिक सक्सेशन जो कि ड्राइवन करा जाता है अबायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा, फायर, फ्लड, इकोसिस्टम के। सक्सेशन प्लांट्स में देखा जाए तो जो सक्सेशन है वो ऑकर होता है लैंड पे जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट है वो लो होता है, जैसे कि बेर रोक पे, तो उसको हम ज़ेरार्च बोलते हैं। सक्सेशन जो कि होता है वाटर बॉडी पे, तो उसको जस्ट लाइक अ पॉन्ड और लेक पे, उसको हम हाइड्रार्क बोलते हैं। दोनों हाइड्रार्क एंड ज़ेरार्क सक्सेशन की वजह से क्या होता है, मीडियम वाटर कंडीशन जो मेसाइक होती हैं, तो ना ही वो ज़्यादा ड्राई होती हैं यानी कि ज़ेरिक, और ना ही वेट तो हाइड्रिक। विद टाइम जो ये ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट से वो कन्वर्ट हो जाती है मेसोफाइटिक हैबिटेट में, और रिक्वायर करती हैं ओनली अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक। सक्सेशन इन वाटर, तो प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वाटर में, तो जो इनके पाइनर्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, और ये रिप्लेस करे जाते हैं फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स के द्वारा, और बाद में देन बाई रूट हाइड्रोफाइट्स के द्वारा जिनको एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं, और कुछ सैचिस के द्वारा भी जो कि सम मोनोकोटिलिडियंस प्लांट्स होते हैं, कुछ ग्रासेस के द्वारा भी, एंड फाइनली ट्रीज के द्वारा। और जो क्लाइमेक्स है वो अगेन फॉरेस्ट में हो जाता है, ठीक। और जैसे टाइम पास होता है जो वाटर बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है लैंड में, तो सक्सेशन चाहे वो वाटर में हो रहा हो या लैंड पे, वो प्रोसीड करता है एक सिमिलर क्लाइमेक्स कम्युनिटी जिसको मेसिक बोलते हैं। होम्योस्टेसिस इन इकोसिस्टम, इकोलॉजी में होम्योस्टेसिस जो एक टेंडेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए जो कि रजिस्ट करती है चेंजेस का। इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन करता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेगुलेट करता है खुद की स्पीसीज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस, और इसी कैपेसिटी को इकोसिस्टम की सेल्फ रेगुलेशन को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, यानी कि खुद से ही चीज़ों को रेगुलेट कर रहा है, ठीक। उसी के अनुसार वो अपने स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल चीज़ों मतलब अपना फंक्शंस को मतलब मोल्ड कर रहा है या चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें पॉन्ड सिस्टम में इफ़ अगर पॉपुलेशन जो जू प्लैंकटन की इंक्रीज़ हो जाती है तो वो कंज्यूम करने लगते हैं, एंड दे कंज्यूम मच फाइटोप्लैंक्टन, एंड एज अ रिजल्ट जो फूड है वो स्कार्स हो जाता है जू प्लैंकटन के लिए। और जिस टाइम पे नंबर ऑफ जू प्लैंकटन रिड्यूस हो जाते हैं स्टारवेशन की वजह से, तो जो फाइटोप्लैंक्टन की जो पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ हो जाती है, और कुछ समय बाद जो पॉपुलेशन साइज है जू प्लैंक्टन्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है ऑल ट्रॉपिक लेवल्स पे फूड चेन की, ठीक। होम्योस्टेटिस सिस्टम के अंदर में एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये और इंड्यूस करा जा सकता है उसको लिमिटिंग रिसोर्सेज की वजह से भी, ठीक। हावर जो होम्योस्टेटिक कैपेसिटी इकोसिस्टम की वो अनलिमिटेड नहीं है, एज वेल एज
नॉट एवरीथिंग इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज वेल रेगुलेटेड। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जो है इकोसिस्टम है वेल रेगुलेटेड भी है। ठीक है, ये जो होम्योस्टेटिस है ये एक मेंटेनेंस है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्पेशली साइकोलॉजिकल बॉडीली फंक्शंस के थ्रू, जैसे कि एग्जांपल में कि कूलिंग करना किसी वंस बॉडी थ्रू स्वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, यानी कि आप खुद देखते हैं, मतलब ये ऐसे है जैसे आपको जैसे आपकी बॉडी गर्म होती है तो पसीना निकल के आपकी बॉडी ठंडी होने लगती है ना, तो वो आपके अंदर से खुद हुआ है, यानी कि एक मेंटेन हो रहा है आपके अंदर इक्विलिब्रियम टाइप से। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ट्राई करते हैं अपने आप को मेंटेन करना कॉन्स्टेंसी के साथ ऑफ देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, डिस्पाइट कि बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट उसकी कंडीशन कैसे है कैसे नहीं है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के सेल्फ रेगुलेशन हो रही है चीज़ों की। ओके, तो उसको होम्योस्टेटिस बोलते हैं। रेगुलेट यानी कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो मेंटेन करते हैं होम्योस्टेटिस साइकोलॉजिकल मीन्स के थ्रू, यानी कि स्वेट करते हैं यानी कि पसीना निकालते हैं, कूल करने के लिए अपनी बॉडी को इंक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म, जिससे कि उनकी बॉडी वार्म रहे, एंड समटाइम वो बिहेवियरल मीन्स के थ्रू करते हैं। एनिमल माइग्रेट होते हैं अंडर ट्री शेड, जिससे कि उनको गर्मी ना लगे, और जो कि इंश्योर करे कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन। ठीक, जितने भी बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज़ हैं जो कि इंडीड कैपेबल हैं सच रेगुलेशंस के लिए, थर्मो रेगुलेशंस एंड ओस्मो रेगुलेशंस के लिए। और जो सक्सेस है मैमल की वो लार्जली किसकी वजह से, ड्यू टू देयर एबिलिटी मेंटेन करने की कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड थ्राइव वेदर दे लिव इन एंटार्क्टिका और द सहारा डेजर्ट। प्लांट जो दूसरी तरफ उनके पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि वो मेंटेन कर सके इंटरनल टेम्परेचर, हैंड जो उनकी जो रेंज है वो कंपैरेटिवली लिमिटेड है। कन्फर्म यानी कि जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी एनिमल्स की नियरली जितने भी ऑल प्लांट्स है वो मेंटेन नहीं करते हैं कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो चेंज होता है एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। और एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो ऑस्मेटिक कंसनट्रेशन जो होता है बॉडी फ्लूइड्स का वो चेंज होता है विद डेट ऑफ एम्बिएंट वाटर ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग। और ये जो एनिमल्स हैं एंड जो प्लांट्स हैं उनको सिंपली कॉन्फॉर्मर्स बोलते हैं। कॉन्फॉर्मर्स जो है वो इवॉल्व नहीं हुए हैं, हैव नॉट इवॉल्व टू बिकम रेगुलेटर्स। ठीक, मतलब कॉन्फॉर्मर्स जो हैं वो अभी तक इवॉल्व नहीं हुए कि वो रेगुलेटर्स बन सकें। जो थर्मो रेगुलेशन है वो एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है काफ़ी ऑर्गेनिज्म के लिए, ये जो पर्टिकुलरली सही भी है कुछ स्मॉल एनिमल्स के लिए जैसे कि स्ट्रोज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स के लिए, क्योंकि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका लार्ज सरफेस एरिया जो होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। मतलब ऑब्वियसली बात है स्मॉल एनिमल्स हैं तो बहुत जल्दी से उनका जो बॉडी हीट है वो लूज़ होने लगती है जिस टाइम पे व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। बाहर अगर ठंड है और उनका वो हीट जो है वो भी लॉस हो रही है तो इनके लिए भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। हेंस दे मस्ट एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है भाई अपनी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो यानी कि काफ़ी सारे फूड की जो एनर्जी है वो हीट जनरेशन में चली जाती है। ठीक, मेटाबॉलिज्म वगैरह के थ्रू। और यही जो एक मेन कारण है क्यों बहुत छोटे एनिमल्स रेयरली फाउंड होते हैं पोलर रीजन्स में। माइग्रेट यानी कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो मूव हो जाते हैं टेम्परेली स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मोर हॉस्पिटेबल एरियाज़ में एंड रिटर्न आते हैं फिर बाद में जिस टाइम पे वो जो स्ट्रेसफुल वाला पीरियड है वो ओवर हो जाता है। जैसे कि हर एक विंटर में जो फेमस कोयला केवलादियो नेशनल पार्क है जो कि भरतपुर राजस्थान में, उसके अंदर में थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाती हैं साइबेरिया से एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से। ठीक, तो ये माइग्रेट होके आती हैं क्योंकि वो वहाँ पे उनकी जो बॉडी है वो रेगुलेट नहीं कर पाती है चीज़ों को। सस्पेंड बैक्टीरिया फंगी एंड लोअर प्लांट जो होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनके अंदर में थिक वॉल्ड स्पोर्ट्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशंस में। और वो जर्मिनेट होते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सुइटेबल एनवायरनमेंट। हायर जो प्लांट्स होते हैं सीड्स होती हैं कुछ अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो सर्व करते हैं एज अ मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड्स हेल्पिंग इन डिस्पर्सल। एनिमल्स के अंदर में जो ऑर्गेनिज्म है इफ़ वो अनेबल होते हैं माइग्रेट करने के लिए तो वो अवॉइड करते हैं स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। जो फैमिलियर केस है पोलर बियर्स का वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, हाइबरनेशन वगैरह ड्यूरिंग विंटर एक एग्जांपल है उनका एस्केप का। कुछ स्नेल्स और जो फिश हैं वो
एस्टिवेशन में जाते हैं टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि हीट एंड डेसिकेशन, और कुछ फेवरेबल कंडीशन जैसे कि जो प्लैंकटन स्पीसीज हैं लेक्स एंड पॉन्ड में उनको जाना जाता है कि वो टू एंटर डायापोज स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। तो आज इस चैप्टर का एंड होता है और फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम ट्रॉपिक लेवल। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू एवरीवन। और मेरा मोटिवेशन लगातार बरकरार बना रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।